नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा मैं पहले भी आपसे वादा करके रखा हूं, लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूं। मैंने कह के रखा हुआ है कि मैं आपके समक्ष उन तमाम विशेषज्ञों को प्रस्तुत करूंगा जो इस देश के कर्णधार हैं। रिसर्च या तमाम मुद्दे, तमाम योजनाएं, तमाम पाठ्यक्रम ये किसी कोर्स की दी हुई नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखी है। वो जो विषय विशेषज्ञ जो पढ़ा रहे हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, जो विद्वजन हैं, वही लोग इस नीतियों के निर्धारक हैं। हमसे ही नीतियां बनती हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष हमेशा उन नीति निर्धारकों को रखता हूं जो कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं, जो समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित जी और डॉक्टर मनोज कुमार पॉल जी। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि सूरज को दिया दिखा सकूं, इसलिए मैं सीधे सीधे आपके समक्ष चलता हूं और आपसे कहता हूं कि आप स्वयं अपने बारे में दो शब्द कहेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि संक्षिप्त रूप से हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित बीकानेर के डूंगर कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और मुझे 30 साल का यह अनुभव है शिक्षा का और शोध का। और मैं शैक्षिक दुनिया हो, चाहे ये आपके जर्नल से हैं, कानपुर के सोशल रिसर्च के, उनसे मेरा बहुत लंबा मेरा एसोसिएशन है। मैं इंडियन सोसाइटी फॉर रेडिएशन बायोलॉजी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और विकिरणों पे काम करता हूँ और 2 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बीकानेर में करवा चुके हैं और तीसरी आगामी अक्टूबर में होने जा रही है। जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार पाल साहब हैं, मैं आपके पास चलता हूं। सर आपका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप भी अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे साथ। नमस्कार जी, सबको बधाई। मैं डॉक्टर मनोज कुमार पाल असम यूनिवर्सिटी का अंडर में वुमेन्स कॉलेज है उसका प्रिंसिपल हूँ। मैं इस कॉलेज में 2012 से प्रिंसिपल हिसाब से ज्वाइन किया हूँ और इसका पहले मैं इसी शहर में सिलचर असम में राधा माधव कॉलेज बोल के एक कॉलेज है, उसमें मोर देन 25 इयर्स मैं शिक्षक में था और मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मेरा रिसर्च वर्क है इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसके अलावा कुछ सोशल सर्विसेज में भी मैं ज्वाइन किया हूँ। जैसे मेरा एक एनजीओ है जो 24/7 सब मरीजों का जिसका ब्लड डोनेशन, ब्लड का जरूरत पड़ता है, उनको ब्लड पहुंचाने का हम लोग कोशिश करते हैं। हमारा एक ग्रुप है वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम। सर बहुत बढ़िया है, बहुत स्वागत करता हूँ। और मैंने जैसे आप पहले ही इससे पूर्व में दर्शकों से कहा था कि मैं उन लोगों को आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ जो इस समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। तो जब हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनके पास कम से कम शिक्षण का 30 साल से भी ऊपर का अनुभव है, तो जाहिर सी बात है आपको रिसर्च सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे रिसर्च सीखने की जरूरत है। जो समाज के समक्ष आज जो दिक्कत आ रही, देखिए हम लोग मेरा एक कहना है कि हम इधर उधर ना भागे, जहां पे हमारी विशेषज्ञता है अगर हम वहीं पे काम करें तो शायद रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। और सोशल रिसर्च समाज के लिए काम करता है, सामाजिक रिसर्च अनुसंधान का काम करता है, तमाम सारे रिसर्च जर्नल्स के पब्लिश करता है। रिसर्च जर्नल केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं पब्लिश करता, बल्कि समाज को कुछ नया देने के लिए पब्लिश करता है। जो रिसर्च होते हैं वो वैसे भी रिसर्च का काम ही यही है कि समाज को कुछ नया दिया जाए। तो ऐसे में मैं एक छोटी सी भूमिका के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार में जो कोई भी रिसर्च जर्नल जब पब्लिश होता है तो वो 2 प्राइमरी रजिस्ट्रेशन से होके गुजरता है। एक तो RNI नंबर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, और दूसरा ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये 2 विभाग जब किसी भी जर्नल को बेसिकली मान्यता देते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तब वह जर्नल प्रकाशित हो सकता है। और इसके बाद उनकी जो इंटायर रिव्यू प्रोसेस वगैरह होते हैं, ये एक अलग का मुद्दा होता है। तो भाई सारे जर्नल इसी प्रोसेस से होके गुजरते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी विसंगतियां इस भारत में रही। रिसर्च के लिए, PhD के लिए कहते हैं कि PhD लिखवाई भी जाती है, लोग सोर्सेज से पास होते हैं, ये एक ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। गवर्नमेंट ने, UGC ने रिसर्च की गुणवत्ता के लिए अच्छे कदम उठाए और उन्होंने 2017 में
बजाय कोई वर्कशॉप करने के उन्होंने सूचीबद्ध किया रिसर्च जर्नल्स को, ताकि हम अच्छे रिसर्च जर्नल्स को आपके समक्ष ला सके। मेरा विरोध वहां से तभी था कि अच्छे रिसर्च जर्नल लाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हीं रिसर्च जर्नल्स को अच्छा करना है, क्योंकि हम किसी चीज को अच्छा कर सकते हैं, ना कि अच्छा ढूंढ सकते हैं। अगर आप मान्यता, अगर आप जो है चीजों को बंदिश में नहीं रखेंगे तो आपके छात्र खराब हो जाएंगे, और उन्हीं छात्रों पर जब आप मेहनत करेंगे तो आपके छात्र अच्छे हो जाएंगे। खैर, 38,653 जर्नल्स की पहली लिस्ट 2017 में निकली थी, जो कि मई में थोड़े जर्नल भारतीय और बढ़ाए गए। 2 मई 2018 को उन्होंने 4305 जर्नल अपनी सूची से बाहर किए। तब ये मान के चला गया कि जो जर्नल्स की अब सूची है मौजूदा, वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी, लेकिन मुझे यूजीसी की मंशा नहीं पता थी। 14 जून 2019 को उन्होंने लगभग 54,375 जर्नल्स की नई सूची से पुरानी सूची पूरी तरह रिप्लेस कर दी। किस आधार पे करी ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नई सूची बनी उसमें मात्र 1354 जर्नल भारत के थे, और मेरी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से मात्र 1200 जर्नल ही भारतीय होने का दावा करते हैं। हालांकि अगर इस सूची की जांच की जाए, क्योंकि जो पीएचडी होल्डर होता है और पीएचडी स्कॉलर होता है और जो सुपरवाइजर होता है, एक्चुअली वो जांच ही तो करता है, वो जांच करता होता है। यदि इसकी जांच की जाए तो वो जो 1200 जर्नल हैं उनमें बहुतायत जर्नल इंडियन नाम शब्द लिखा है, भारतीय नाम लिखा है, बट दे आर पब्लिश्ड बाय द अब्रॉड। तो एक ये बड़ी समस्या आई। अब हमारे जो भारतीय रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भारतीय शिक्षक बंधु हैं, उनके समक्ष जो समस्या आ गई वो ये आ गई कि भाई अब हम कहाँ जाएं छपवाने के लिए, क्योंकि उगते ही पौधा एकदम विदेश में नहीं जा सकता है। पहले हमको भी पढ़ने बढ़ने प्रशिक्षण के लिए वक्त चाहिए होता है। ठीक है कि आप लोग विद्वजन हैं, जाहिर सी बात है कि आपका पेपर विदेश में छपना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो नया पीएचडी स्कॉलर है उसको तो कभी रिसर्च पेपर लिखने भी नहीं आता है, उसको तो उसकी बेसिक थीम भी नहीं है, तो उसको सिखाने की बजाय हमने रिसर्च जर्नल्स को ले जाके विदेशी हाथों में सौंप दिया। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित जी के पास चलता हूँ और जानना चाहता हूँ कि सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं रिसर्च में, आपका इतना अच्छा अनुभव है, क्या यूजीसी लिस्टेड जर्नल किए जाने से जो भारतीय जर्नल्स के साथ किसी प्रकार का विसंगति नहीं की गई, भारतीय जर्नल के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ, और भारतीय जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, उनको भी मुझे लगता है कि बहुत पीछे ढकेल दिया गया, वरना वो शायद इस कोरोना काल में एक अच्छे रिसर्च पेपर निकाल के रख सकते थे। सर पुरोहित साहब। जी मिश्रा जी, मैं यहाँ राजस्थान में उन लोगों में से हूँ कि मेरे निर्देशन में 23 लोग पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं और 30 भी एमफिल हो चुके हैं। मैं शोध में निरंतर व्यस्त रहता हूँ। बीकानेर में एक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, कोई बच्चा पीएचडी सबमिट करता है तो ये कहा जाता है कि 2 जर्नल कम से कम होने चाहिए। एक तो होना चाहिए यूजीसी केयर लिस्ट में होना चाहिए, और दूसरे खाली आईएसएस नंबर होने चाहिए जी। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे जर्नल इंडिया के अंदर है जो बेहद उत्तम स्तर के हैं। मैं कल परसों लिस्ट देख रहा था यूजीसी के लिस्ट की, न जाने कहां से जर्नल लाए, क्या इनका आधार रहा, क्या क्राइटेरिया रहा। एक और तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वदेशी की ओर जाना पड़ेगा हमको। क्या हिंदुस्तान के जर्नल इतने उपेक्षित हैं, इतने अच्छे नहीं है? ये बिल्कुल गलत भावना है। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कल सर्च कर रहा था कि रोमानियन जर्नल ऑफ जूलॉजी रोम से मैंने जर्नल का स्तर देखा। मैं निंदा नहीं करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं। पहले आपके जो पीडी रिसर्च है, मैं रिसर्च की बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इंडिया में ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के हैं। उन सबको छोड़ के यूजीसी पर ऐसा कौन सा जादू है, ऐसे कौन से लोग हैं जो हर विषय के जर्नल का निर्धारण कर देते हैं कि ये तो उत्तम है, ये उत्तम नहीं है। समाज में, मार्केट में, छात्रों में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह आक्षेप लग रहे हैं यूजीसी के ऊपर, वहां के अधिकारियों के ऊपर। उन्हें इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, या उन्हें स्पष्ट करना होगा ऐसे कौन से क्राइटेरिया थे कि हर बार आप इन जर्नल हटा दीजिए। 2020 में आपने जर्नलिस्ट बनाई है आपने, अब देखना 21 अप्रैल में आप कह देंगे कि सब बंदे बकवास थे, अब ये जर्नल अच्छे हैं। फिर 22 में कह देना वो 21 वजह खराब थे, अब ये जर्नल अच्छे हैं। यदि कोई जर्नल इंक्लूड करते हो या उसको हटाते हो, उसके पैमाने होने चाहिए, उसके नियम होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए। कभी आपके जर्नलिस्ट में ये नॉर्म्स नहीं थे। मुझे तो लग रहा है कि बांट के बंदर आपस में खा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैं बहुत से जर्नल मुझे अप्रोच किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ
कि मेरे पेपर पब्लिश था पीडी रिसर्च के अंदर, अब मैं देख रहा हूँ कि नॉट लिस्टेड इन जर्नल। व्हाई? इतने उत्तम क्वालिटी जर्नल हैं, चाहे आपकी श्रृंखला हो, मैंने देखा है, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पीडी रिसर्च हो, हम लगातार इसमें पब्लिश करते रहे हैं और सारे जर्नल वास्तव में यूजीसी अप्रूव्ड है। मैं कुछ नाम बताया आपको रोम वाले का, 10 जर्नल और मुझे ध्यान कल देख रहा था मैं, बिल्कुल ही निम्न स्तर के जर्नल हैं जो बिना किसी पैमाने के, बिना किसी आधार के आपने उनको यूजीसी में लिस्ट कर दिया। रहा सवाल यहाँ के विद्यार्थियों की, निस्संदेह भारत में किसी जर्नल को अप्रोच करना किसी शोधार्थी के लिए बड़ा आसान होता है, सरल होता है। अब आप लंदन से निकाल रहे हो, यूके से निकाल रहे हो, ईरान इराक से निकाल रहे हो, वहां तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं वे लोग। यहाँ आर्थिक तंगी है देश के अंदर, युवाओं को स्कॉलरशिप मिलते नहीं शोध के दौरान। तो सरकार से मैं यूजीसी से अपेक्षा करता हूँ कि कुछ खास निर्धारण करें, कोई जर्नल को हर बार न हटाएं। इससे हमारी गरिमा साख पूरे विश्व स्तर पे गिर रही है यूजीसी की। हमें इस ओर ध्यान देना होगा हमको कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हर साल हटाया, ये झाड़ू निकालते साफ करते रहेंगे, आपको से कोई अधिकार नहीं दिया है। मैं कुछ नाम जानना चाहता हूँ जूलॉजी के लोगों का यूजीसी से, मुझे बताएं कि उन्होंने ये जर्नल क्यों हटाए, ये जर्नल क्यों ले। आप देखेंगे इनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होता है। तो मैं माननीय मिश्रा जी से इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। क्या प्रधानमंत्री की अपील का यूजीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या हमारे देश जर्नल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? हम अपने लोगों को तो अपने डाउन कर रहे हैं, उनको तो डिमोरलाइज कर रहे हैं जिनकी योग्यता में उच्च हैं, और विदेशी जर्नल को न जाने किस कारण से, क्या इसके पीछे कुछ हाइड बातें हैं, हिडन बातें हैं कि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से मिश्रा जी आप मेरे से इन बातों से सहमत होंगे मेरे से। सर आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसी बात को आगे रखना चाहता हूं कि एक तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और दूसरी बात ये सर कि अगर मैं इस पक्ष को ऐसे भी कहना चाहता हूं कि किसी भी देश का शोध एक उसका बहुत गोपनीय मुद्दा होता है, उसका निजी मुद्दा होता है। जब हमारे यहाँ का शोध मेच्योर ही नहीं हुआ और आपने रिसर्च पेपर किसी और देश के जर्नल में छपवा दिया, तो जाहिर सी बात है वो आइडिया तो वहाँ के लिए डेवलप करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनके साथ बहुत अन्याय होगा। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं कल ही किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल को देख रहा था, उन्होंने खाली पढ़ने का $40 मांगा, यानी करीबन 3076 रुपए उन्होंने खाली पढ़ने और डाउनलोड करने का मांगा। जबकि हमारे यहाँ के जो जर्नल है वो हम लोग खुद 2000 रुपए या कुछ ऐसे लेते हैं, और भी बहुत सारे जर्नल हैं। तो सोचिए वहाँ जो देश के रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है जो हजारों रुपए जो है उनको दे सके। ठीक है, हमारे जो हमारे जो खाने के लाले लगे हैं, जब आप बात कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर होने की बात है, जब हम अपने देश में टॉफी तक बनाना चाहते हैं तो हम अपने देश के शोध को दूसरे हाथों में भेजना ये बहुत बड़ी बात है। हम तो यूजीसी से ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको हमें सिखाइए, आप वर्कशॉप करिए, आप सेमिनार करिए, और अगर उसके बावजूद हम उन नॉर्म्स को ना माने तो निश्चित रूप से आपको जो दंड देना है वो दीजिए। मैं डॉक्टर मनोज कुमार पाल जी के साथ चलता हूँ, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है सर, आप एज अ प्राचार्य कार्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि यूजीसी को इस विषय में सकारात्मक करना चाहिए? मैं पुरोहित जी और आपका साथ एकदम पूरा सहमत हूँ। बात यह है कि देखिए रिसर्च ये तो एक बहुत जरूरी विषय है। हमारा एजुकेशन सिस्टम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज के लिए रिसर्च एक जरूरी चीज है। जी। और ये जो अभी जो क्राइटेरिया हुआ पर्टिकुलरली फॉर पीएचडी रिजल्ट के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, या तो फिर प्रमोशन के लिए, या तो फिर वो आपका वन स्लैब टू अनदर स्लैब, वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड जाने के लिए शिक्षक या रिसर्च स्कॉलर सब हर कोई किसी को एक पब्लिकेशन का जरूरत पड़ता है। पहले तो ये सब नहीं था। आईएसएसएन और आईएसबीएन कोई किताब में अगर कोई चैप्टर दे दे एडिटेड बुक में, या तो एक आईएसएसएन वाला कोई है ऐसा कोई जर्नल में उसका पेपर निकल जाए, दिस वाज सफिशिएंट। लेकिन बीच में ये भी हुआ था कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स जो है वो कुछ खराब हो रहा था, ये भी सही बात है। लेकिन उसका बाद में जो यूजीसी ने जो क्राइटेरिया किया कि ये चाहिए, वो चाहिए, इसके यूजीसी लिस्ट में होना चाहिए, यूजीसी केयर लिस्ट में होना चाहिए, उसका बाद और वो जो स्कूपस जर्नल है, मुक्स है, इसमें होना चाहिए। ये जो बात है, इसका जो क्राइटेरिया, इसको तो अभी तक मुझे भी कोई पता नहीं चला कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट दैट
a particular journal will be listed under UGC and जी खाली तो वही बात नहीं है, ये सफलिंग होता है कुछ दिन बाद आज ये है तो काल वो नहीं है, परसों दूसरा कोई आ गया। ये जो चीज है इसमें तो हर किसी का परेशानी है। और बात ये है, देखिए इसमें आपका साथ एकदम पूरा सहमत हूँ। हम एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा ये आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भर अगर होना है तो हमारा पब्लिकेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली के जर्नल में आत्मनिर्भर क्या हम नहीं हो सकते हैं? इसको लंदन ये खाली यही बात नहीं है, हमारा जो इवेल्युएटर्स जो होते हैं उनका भी मानसिकता कुछ ऐसा है कि कोई जर्नल अगर लंदन से हमारा कोई जर्नल निकाला, वहां मेरा एक पेपर निकल गया और दूसरा किसी का है, उससे भी बहुत अच्छा क्वालिटी का उसका आर्टिकल है, वो अगर इलाहाबाद में या दिल्ली में कोई किसी जर्नल से निकल गया तो उसको वेटेज जैसे मेंटल स्टेज सेटअप है इन लोग का कि सोचते हैं कि लंदन से निकला तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द केस। आर्टिकल का या जो पब्लिकेशन का जो क्वालिटी है वो तो पब्लिकेशन का अंदर क्या है वो देखना है, ये तो नहीं देखना है उसका कौन कवर पेज का अंदर वो लिखा हुआ है। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है, दिस इज प्रैक्टिकली आई एम नॉट ओनली मी, ऑलमोस्ट every scholar, every research guide, everyone, even our publishers also, they are dissatisfied। बहुत सारा इसके ये है कमियां हैं। लेकिन और बड़ा बात है कि ये आपने सही कहा कि अगर कोई क्राइटेरिया है तो इसको क्राइटेरिया को आप क्लियर कट यू पब्लिश इट। ये पब्लिशर को बोलिए कि हमारा ये केयर लिस्ट में आने के लिए आपको ये क्राइटेरिया मिलेंगे। और बात ये है, देखिए एक जो जर्नल अभी यूजीसी केयर लिस्ट में है तो अगर ये सालों साल चलता रहेगा यूजीसी केयर लिस्ट में, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसको क्वालिटी डिपेंड्स, तो इसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए। रीइवैल्यूएशन के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम इतना दिन का लिए आपका हिस्ट्री देखेंगे। तो ये तो बात है, लेकिन रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हो रहा है, किसमें पब्लिश हो रहा है, इससे चलते मैं सोचता हूँ कि रिसर्च पेपर का क्वालिटी क्या है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और मैं आपको बताऊं कि आजकल जब ऑनलाइन जैसी व्यवस्थाएं हैं तो अभी हम आगे भी जा रहे हैं कि भाई अगर आपके रिसर्च पेपर में दम है और आपको जैसे मान लीजिए 3 लोग एक विंडो में हैं और चौथे हम एक रिसर्च स्कॉलर को या जिसने रिसर्च पेपर लिखा और आपके समक्ष हम प्रस्तुत करवा दें, तो वो जो लाइव वाइवा है आपको 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि रिसर्च पेपर कॉपीड है या नहीं है, या इस रिसर्च पेपर में कोई दम है या नहीं है। उसको रोकने की बजाय जिसके पास आगे जिसमें कंटेंट में जिसमें जो है वो मजबूती होगी वो अपने आप से आगे आ जाएगा। दूसरी बात यह कि जब हम एक रिसर्च जर्नल प्रकाशित करते हैं, एक कोई अंक हम पब्लिश करते हैं और वो 50 पेपर के साथ वो अंक पब्लिश होता है, तो उसका 50 पेपर खराब होगा ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें एक पेपर खराब हो सकता है, 4 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। तो उस 10 पेपर के बल पे आप पूरे के पूरे रिसर्च जर्नल को बाहर कर दीजिए, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। दूसरी बात ये कि जब आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, तो वो हम हिडन पहचान के साथ नहीं करवाते। हम लिखते हैं कि राजीव मिश्रा, इट इज रिटन बाय राजीव मिश्रा, मतलब पढ़ाने वाले यहाँ के हैं और सारी चीजें। तो अगर मेरे रिसर्च पेपर में दम नहीं है तो यूजीसी ने आज तक किसी भी शिक्षक को, मैंने एक आरटीआई में पूछा यूजीसी से कि क्या किसी भी शिक्षक को खराब रिसर्च पेपर लिखने के लिए कोई शो कॉज नोटिस दी गई? क्या किसी रिसर्च जर्नल को कोई खराब पेपर छापने के लिए कोई शो कॉज नोटिस दी गई? तो जब किसी को आप बताएंगे ही नहीं कि आपका पेपर खराब छपा है या आपने कोई खराब पेपर प्रकाशित किया है, तो वो अपने आप को ठीक करेगा भी कैसे? जी सवाल यही है। इसीलिए जो पुरोहित साहब ने कहा, जो पॉल साहब ने कहा, वही बात मैं भी भारत सरकार के समक्ष उठाना चाहता हूं कि इस समय देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और जब हम सारी जगह, जब हम छोटी छोटी चीजों को आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो रिसर्च जर्नल जैसे गंभीर और प्रतिभा संपन्न चीजों को हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सर मैं सोचता हूं कि आप लोगों को भी इस बात को अपने अपने स्तर से और आगे लेके जाना चाहिए। पुरोहित साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं यहाँ हमारे महाविद्यालय का मीडिया इंचार्ज भी हूँ, मैं मीडिया प्रभारी हूँ, और करीब 25,000 बच्चे और 300 का स्टाफ करीब हमारे महाविद्यालय में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से भी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से भी, और सीधे ही हमारे जो एचआरडी मिनिस्ट्री हैं
यूजीसी चेयरमैन है, इवन देश के प्रधानमंत्री तक मैं यहाँ से पता स्टार्ट करूंगा कि इस पर पुनर्मंथन किया जाए, मोदी जी की बात को आगे बढ़ा जाए। आत्मनिर्भर, जैसे पॉल साहब ने कहा कि क्या हम जनरल में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? मैं सहमत हूँ मिश्रा जी से कि मिठाई के डब्बे में मिठाई अच्छी होनी चाहिए, डब्बा कवर भले बेकार हो। क्या हमारे जर्नल्स के अंदर जो लोग प्रकाशित कर रहे हैं उन शोध कार्य को और उत्तम बनाएं, अपन उन्हें और मोटिवेट करें कि सुधार करें। अच्छे जर्नल प्रकाशित होने चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। हम क्यों बाहर जावे, हमारे देश में होने चाहिए। क्वालिटी पे जोर दीजिए अपन, न कि अपन नाम के ऊपर, ब्रांड के ऊपर जाए। अपन क्वालिटी निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ब्रेन है, वो ब्रेन इंडिया का ही काम आ रहा है। जो ब्रेन हमारा है, खाएगा कोई और? हमारे यहाँ के जनरल जो वाले हैं वो तो बेचारे काटे चक्कर यूजीसी के। एक आपको ताज्जुब होगा, मैंने एक जने को मेल किया, नाम तो केयर लिस्ट के अंदर है। मैंने कहा योर इज योर जर्नल लिस्ट इन द यूजीसी केयर लिस्ट? तो वो कहा व्हाट इज यूजीसी, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट द यूजीसी, और उसका नाम जो है यूजीसी जर्नल के अंदर है। ऐसे ऐसे मतलब मजाक बना रखा है, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। और मिश्रा जी ने जो ये आज ये परिचर्चा की है, निश्चित रूप से आप इसको और जारी रखें, मैं भी आगे शामिल होता रहूंगा। और इस तरह के परिचर्चाओं से समाज को एक नई दिशा मिलेगी, सरकार तक बात पहुंचेगी, शोधार्थियों में, विद्यार्थियों में। आवश्यकता तीसरी बात की है कि हमें एक जागरूकता पैदा करनी होगी। जी मिश्रा जी। जी पॉल साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। और कोई संदेश आप देना चाहें, अगला अपनी कोई बात रखना चाहें? देखिए, ये पहले तो हमको जो सब स्कॉलर्स जो है, ये हमारा जो स्टूडेंट्स है, हर कोई को ये प्रोत्साहन करने की जरूरत है कि भाई पेपर जो लिखोगे, जो आर्टिकल जो भेज रहे हो, दैट शुड बी ऑफ ए गुड क्वालिटी। ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। बाद में जो ये होता है, ये हमारा रोहित साहब बहुत अच्छा बात बोले कि मिठाई का डब्बा का अंदर मिठाई कैसा है वो देखना चाहिए, वो डब्बा का ऊपर का कलर क्या है ये देखने से तो नहीं चलेगा। तो हमारा, मैं तो सोचता हूँ कि हमारा देश में बहुत सारे जर्नल्स है, जो विदेश में जो जर्नल है उससे भी बहुत अच्छा उसका क्वालिटी है। और अगर क्वालिटी नहीं है तो वो कैपेबल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव तो होगा तभी ना, जब हमको उनको उनमें जब अच्छा आर्टिकल आएगा। तो अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए और ये रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ये जो क्राइटेरिया है कि ये फलाना जर्नल में इसको 2 आर्टिकल होना चाहिए, उसमें 1 होना चाहिए, तो उसमें 1 होना चाहिए, ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या रिसर्च या हमारा जो पब्लिकेशन या आर्टिकल लिखने का जो इच्छा होता है कोई स्कॉलर का, इसमें क्या बढ़ावा मिलेगा? इसमें तो ये तो डिमोरलाइज हो जाएगा। और आपने भी सही बोले हैं कि एक किसी को, जैसे कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, उसका आर्टिकल छपने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक न्यू स्कॉलर जो है वो अगर उसका आर्टिकल छपाना है तो उसको उसका साथ में वो उनका रिसर्च गाइड या कोई प्रोफेसर का नाम देना होगा, एक्स एंड वाई, ये भी होता है ना। तो उसका नाम देख के वो फिर वो उसका अगर सिंगल में देता है तो बहुत सारा जर्नल है जो उसको रिजेक्ट कर देता है, अरे किसका ये है लिखा है, वो आर्टिकल का अंदर जाता ही नहीं है, ये क्या है। और एक बात है कि देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जर्नल होता है उसमें तो उनका खुद एक्सपर्ट्स है उसको जज करने के लिए कि ये आर्टिकल हमारा ये जर्नल में पब्लिश करने का लायक है कि नहीं। ये तो उनका तो एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, उनका एक एक्सपर्ट होता है, उनका भी एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो सब तो विचार करने के बाद ही कोई आर्टिकल को छपता है ना। तो ये जो है हमारा, तो ये इसको रिवाइज करना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है इसको कुछ रिवाइज करना चाहिए। और हमारा देश में जो सब जर्नल्स है, इनको अगर क्वालिटी इनका इम्प्रूव करना है तो उसको क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि ये सब 1 2 3 4 करके ये चाहिए, तब हम आपका अंडर पब्लिकेशन हुआ है ऐसा कोई आर्टिकल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। और कोई अगर रिसर्च स्कॉलर उसको उसमें उस जर्नल में उसका आर्टिकल छपाना है तो वो भी वो फॉलो करेगा। सर ये इसमें ज्यादा, हाँ बोलिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बोलिए मिश्रा जी। नहीं बस मेरा खाली उद्देश्य इतना ही है
कि देखिए उसको विभिन्न जर्नल्स की बात नहीं है, यूजीसी को एक यूनिवर्सल पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब भी यूनिवर्सल आप एक पॉलिसी, पेपर को संविधान यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं, वो जैसा यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, ऐसा हाँ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट ये हमारा पब्लिशर के लिए भी होता है, जर्नल्स के लिए भी होना चाहिए, या जी ये जी प्लस के बिल्कुल। लिए भी होना चाहिए। मैं एंड दैट आपको शुड बी बताऊं तो ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई लुका जी छुपी होना नहीं चाहिए। जी जी हमारे यहाँ जब सोशल रिसर्च फाउंडेशन में कोई भी पेपर आता है तो हमारी एक सेट गाइडलाइन है कि भाई आपको एब्स्ट्रैक्ट से लेके कंक्लूजन तक, रेफरेंस तक इस तरीके से देना है। तो बजाय इसके कि आप जो है सबको इंडिविजुअल इधर उधर दें, आप एक यूनिवर्सल पॉलिसी बनाइए और उसके बाद उन जर्नल्स के इन हाउस रिव्यू प्रोसेस को चेक कर लीजिए। अगर हाँ आप उनसे हाँ सेटिस्फाइड होते हैं कि आपका रिव्यू प्रोसेस क्या है, उसके आधार पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो है आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और साथ में अपनी जो के प्रणाली है, जो आपको इंस्पेक्शन प्रणाली है, उसको इतना तेज और शार्प करना चाहिए कि कोई रिसर्च पेपर, खराब रिसर्च पेपर आगे ना जाने पाए। मैं सोशल रिसर्च जी फाउंडेशन के माध्यम से देखिए, जी मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि जी अगर कोई जर्नल को बारे में कोई अगर यूजीसी का कोई अगर कंप्लेंट है या वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो ये जी तो उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दीज़ आर द हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट flaws we have detected in your journal. So बिल्कुल if you बिल्कुल want to recover, ये अगला अगला जर्नल जो इशू होगा उसमें अगर ऐसे खमियां मिले तो आपका ये लिस्ट हाँ का बाहर चला हाँ जाएगा। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सर किसी वार्डन की जनरल को हटा देना बिना जी किसी कमी को बताए हुए, हाँ ये हाँ बिल्कुल ही हाँ अनुचित है, उचित नहीं है। जी मैं जी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सोशल रिसर्च फाउंडेशन को। आप घबराए नहीं, आप आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब आपके साथ हैं। इसलिए नहीं कि हमें आपसे कोई रिश्तेदारी है, आपके जनरल निश्चित रूप से बेहतरीन और उत्तम क्वालिटी के हैं। जय भारत, जय हिंद। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉल साहब अदा करता हूँ, पुरोहित साहब आपका भी अदा करता हूँ, और अपने तमाम शोधार्थियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप यूजीसी लिस्टेड या गैर लिस्टेड के चक्कर में तो जब पढ़े तब पढ़े, लेकिन आप फिलहाल अच्छा लिखें, हाँ, सार यही गर्भित यही लिखें, होना चाहिए। ताकि आप समाज को कुछ दे सके। सोशल रिसर्च फाउंडेशन और हमारे साथ जो विद्वजन है वो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। यदि आपके मनों में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सवाल को छोड़ें। यदि जरूरत होगी तो हमारे जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो फिर से आपके सवाल का जवाब देंगे, या आपकी डिमांड पे वो दोबारा से आपके समक्ष हमारे चैनल के माध्यम से उपस्थित होंगे। हम आपके हितों को ध्यान में रखने के लिए हैं। देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, सजगता भी हमारी है, देश भी हमारा है, समाज भी हमारा है, तो अपने घरों में रहें। हम यह भी अपनी मीटिंग में आपसे अपील करते हैं, और इसी के साथ मैं इस मीटिंग को अगली मुलाकात के लिए, अगली मुलाकात तक के लिए विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपको भी। Alright, alright, alright.